पियो, पानी पियो। मम्मी हैं? क्या? मैंने कर दिया। Also would love to be part of something offline if possible. मैंने सर से बात करी थी, प्रवीण सर से. He told me that हाँ if I want to be डेफिनेटली part of something offline, I'd be more than happy to be part of that. And I'd be more than happy to be part of something offline with Civil Daily. Life का एक तरीके से मूल मंत्र बन गया था. If you really desire something, the entire universe starts conspiring to help achieve it. तो ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट कोट रहा है. जो कि ये कहा जाता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड एंड यू कुडंट क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स. वाज दैट अ सेटबैक और वाज दैट अ रियलिटी चेक? उस टेस्ट सीरीज का चर्न क्या था? व्हाट वर यू डूइंग एक्स्ट्रा इन दैट टेस्ट सीरीज? वर यू फोकसिंग ऑन एलिमिनेशन? वर यू फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस व्हिच यू कैन नॉट अटेम्प्ट? क्या था उसकी स्ट्रेटजी? आप इतना करो कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो, इससे एक गुड इंप्रेशन भी जाता है एग्जामिनर पे. भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है. और लेकिन मेंटर अगर है तो आपकी ये जर्नी आसान हो जाएगी और थोड़ी सी मजेदार भी हो जाएगी और थोड़ा हो जाएगी खत्म. तो यशार्थ, जब आप पहला अटेम्प्ट दे रहे थे तब और आज का जो यशार्थ है, क्या डिफरेंस है उन दोनों में? अगर इस बार 2021 में अनफॉर्चुनेटली अगर आपका क्लियर नहीं हो पाता, क्या आप अगला अटेम्प्ट देते? कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो? 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स डेली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं. गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स डेली रैंकर्स फॉर फ्री. दीज रैंकर विल प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर यू. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. दे विल गाइड यू इन आंसर राइटिंग, मॉक्स एंड एक्सेसिंग देम. डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट मेंटर्ड बाय अ रैंकर. दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर बॉलीवुड स्टार ने और एक बहुत ही मशहूर किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी थी. उन्होंने ये लिखा था कि कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करने में लग जाती है. और मुझे याद है एक और डायलॉग था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग था उस मूवी में, जो कि ये कहा जाता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. दोस्तों, यूपीएससी का ये सफर है, ये एक खुद से और यूपीएससी के ये सब्जेक्ट से, इस जर्नी से एक संबंध का सब्जेक्ट है. आप शुरू करते हो अपना दिन ऑप्शनल पढ़ते हुए और खत्म करते हो अपना दिन मेंस आंसर राइटिंग लिखते हुए. आपको पता नहीं चलता कब एक दिन से 10 दिन गुजर गए हैं. और ये जो सिलसिला है यूपीएससी के साथ आपके निभाने का, बहुत ही मुश्किल सिलसिला है. आजकल तो यार रिश्ते नहीं चल पाते, रिलेशनशिप नहीं चल पाती हैं 1-2 साल. यहाँ पे जो टॉपर हैं आज के, वो 3-4 साल तक यूपीएससी से ये रिश्ता बनाए रखे हैं और आज वो इस मुकाम पे हैं कि आप जो थंबनेल देख के वीडियो खोले हो, जिसके लिए आप वीडियो खोले हो, उसके लिए हम चर्चा करेंगे. दोस्तों, एक इंटरव्यू में यशार्थ, जो ऑल इंडिया रैंक 12 हैं, उनकी माँ ने ये जिक्र किया था. आप सबको पता होगा वो वीडियो जहाँ पे यशार्थ ने बहुत ही एनर्जी के साथ बोला था कि यस, आई कैन डू इट एंड आई हैव डन इट. मैं बन गया आईएएस. आप सब ने, ये बहुत ही पॉपुलर वीडियो वायरल हो गया था. और जिस एनर्जी के साथ यशार्थ बोल रहे थे यार, वो एनर्जी एक अलग एनर्जी है, बहुत ही अद्भुत एनर्जी वो थी. और यशार्थ की माँ का कहना था कि माँ रो रही थी, उसके पापा रो रहे थे, यशार्थ रो रहे थे. ये खुशी के आंसू थे. जिस स्कूल में यशार्थ जाते थे, 1 महीने के अंदर उस स्कूल में वो टॉप पे रहते थे. उनका ये भी कहना था कि माँ को बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए. यशार्थ की मदर पिछले 7 सालों में लगभग 3 से 4 बार वो अपने मायके गई हैं. सो दिस इज अ ग्रेट मैसेज फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल द पेरेंट्स टू एक्चुअली यार कि साथ रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, थोड़ा वक्त दो, उनको टाइम लगेगा और वो क्रैक कर जाएंगे. उनका यही कहना था कि सबसे बड़ी मेरी खुशी यही है कि उसका सपना पूरा हुआ है, जो वो चाहता था, जो शुरू से करना चाहता था, आज से नहीं शुरू से उसका सपना पूरा हुआ है. उस सपने के बारे में आज बात करेंगे हम और बुलाते हैं ऑल इंडिया रैंक 12 यशार्थ शेखर को. यशार्थ, वेलकम 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 एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपकी इस बिजी स्केड्यूल में आपसे बात करने का वक्त निकालना, ये एक चैलेंज बन गया था हमारे लिए, लेकिन ये चीज़ें मुमकिन हुई हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट.
मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। और आप जो वो जिक्र कर रहे थे उस वाले कहानी का, वो बॉलीवुड स्टार का, आई थिंक वो मैंने मैंने सबसे पहले अपने क्लास 10th में पढ़ी थी, दी एल्केमिस्ट एक किताब कोएलो की। तो उसमें वो मिला था, तो वो लाइफ का एक तरीके से मूल मंत्र बन गया था, इफ रियली डिजायर समथिंग द एंटायर यूनिवर्स स्टार्ट कॉन्स्पायरिंग टू हेल्प अचीव इट। तो ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट कोट रहा है। और रही बात उस वीडियो की, तो वीडियो तो मैं तो देख भी नहीं पाया हूँ, मेरे को तो बहुत एम्बैरेसिंग लगता है कभी। लेकिन है वो बहुत ही, अब है एक प्रेशियस मोमेंट। सो ठीक है, अब वायरल हो गया है, नहीं हुआ है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम मोर हैप्पी दैट माय मदर इज हैप्पी नाउ। उसकी भी अलग राइट, खुशी है, सक्सेसफुल होने की अलग खुशी होती है, बट मोर देन हैप्पी कि माय मदर इज आल्सो हैप्पी, उनके पास भी अब कोई स्ट्रेस नहीं है। सो राइट, मेरे पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी है, माय सिस्टर इज वेरी हैप्पी, माय फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी, माय क्लोज फ्रेंड्स। तो अब कुछ मतलब, अब फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन हु हैज प्लेड अ an important part today in in securing where I am today. So I'm very happy. राइट। नहीं, वंस अगेन मेरी तरफ से और सिविल्स दिल्ली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस पूरी जीत के लिए। दिस इज एन इनक्रेडिबल जर्नी व्हाट यू हैव कम अक्रॉस, एंड अमेजिंग यार, मतलब अमेजिंग, इट्स जस्ट शब्द कम है इन सारी चीज़ों को बयां करने के लिए, बट इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल वर्ड, एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम साझा करने के लिए। I'm more than happy to be part of this. ग्रेट, तो चलिए Very happy. दोस्तों, तो स्वागत करते हैं यशार्थ का टॉपर स्टॉक विद सिड के इस सीरीज के नए एपिसोड में। और हम सबको पता है कि टॉपर स्टॉक जो सिड होता है वो थोड़ा सा पर्सनलाइज होता है, मतलब आई एम श्योर कि ये यशार्थ का वीडियो आपने हर जगह हर कई प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, दिक्कत कहाँ पे हो रही है और उसका सोल्यूशन क्या है। और यशार्थ के इस जर्नी से वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। सो शुरू करते हैं हमारा अपना सबसे पहला सवाल। सो पहला सवाल तो ये है यशार्थ की, कैसे यूपीएससी का आपको आइडिया लगा, व्हेन डिड यू थिंक कि यार मुझे ये करना है? यूपीएससी का आइडिया इज वेरी सिंपल भाई। जब हम छोटे मोटे शहरों में जाते थे, क्योंकि मैं तो बहुत जगह रहा हूँ, माय फैमिली इज इन ट्रांसफर, माय फादर इज इन ट्रांसफरेबल जॉब। सो कोई भी काम होता था तो डीएम का नाम लिया जाता था, ये सब कर सकता है, ये भी काम डीएम करता है। सो बताते थे कि यार डीएम possess such amount of respect and power, he can basically change lives। एक राइट, तो ये था। दूसरा, मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरा हमेशा से मन था कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। फिर जब मैं मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, तो आई रियलाइज कि यार कौन कौन सी जॉब्स हैं विच कैन मेक अ चेंज इन द पीपल्स लाइफ फॉर रियल। और राइट, उसमें से मुझे लगता था कि सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल चॉइस ये थी कि आईएएस। क्योंकि उसमें आप जा करके आप बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, राइट, क्लाइमेट चेंज भी है आज का नया टॉपिक, या एक नया टॉपिक जैसे जो उभर उभर रहा है वो है डिजिटल पेनिट्रेशन। इन सब क्षेत्रों में आप काम करके लोगों की जिंदगी को बिल्कुल मूलभूत तरीके से जमीन से बदल सकते हो, और उससे आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ये सब आइडियाज जब जैसे जैसे मेरे मतलब कॉन्क्रीट हुए, आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ। तो मुझे समझ में आया कि ये जॉब मेरी मतलब प्रोफाइल जो मुझे पसंद है किसी जॉब में, वो फिट करती है। जी, सबसे अच्छा एडवांटेज है सिविल सर्विसेज में कि आप बहुत ही नई नई जगह जाके नए नए लोगों के साथ काम करोगे, डिफरेंट तरीके का काम करोगे, डिफरेंट तरीके की चैलेंजेस को फेस करोगे, तो आपका जॉब कभी बोरिंग नहीं होगा। तो ये सब कुछ चीजें थी जिन्होंने मुझको बहुत अट्रैक्ट किया इस जॉब की तरफ। पर आई थिंक अगर कोई एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है द ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट। अगर आप चाहो तो आप क्या नहीं कर सकते हो, और अगर आप उस चाह को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो, तो आप समाज को ही परिवर्तित कर सकते हो अच्छे अच्छे एग्जैक्टली, परिदृश्य में। तो मेरी समझ से वो मेरा सोच रहा है हमेशा। राइट। तो ये जो सोच आपकी डेवलप हुई है वो कहाँ से हुई है? इज दैट योर स्कूलिंग विच यू हैव डन फ्रॉम वेरियस स्कूल्स, क्योंकि आपके फादर की ट्रांसफरेबल जॉब रही है, कभी अयोध्या, कभी प्रतापगढ़, कभी मैनपुरी, कभी लखनऊ। तो ये कहाँ पे, मतलब आप वो कहते हैं ना कि आपने हर जगह का पानी पिया हुआ है यूपी में बेसिकली। सो ये हवा हर जगह की है, या फिर लामार्टनर का थोड़ा योगदान है, या फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, वहां का कुछ योगदान है? हाउ डिड यू डेवलप दीज थिंग्स? आई थिंक जो ये डाइवर्स जॉब प्रोफाइल जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, वो मेरा
एक तरह से भ्रमण जो हुआ है ना पूरे उत्तर प्रदेश में, उसका एक बड़ा फैक्टर है। मैंने देखा है कि प्रतापगढ़ में रहा हूँ तो अलग स खैर मैं इतना बड़ा नहीं था, लेकिन तब भी समझ आई थी ये समस्या है। अयोध्या के बारे में मैं कुछ बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फादर अयोध्या में पोस्टेड थे और मैं जब मेरी बर्थ हुई थी लखनऊ। तो लेकिन बिजनौर में मैं रहा हूँ, मुझे समस्या समझ में आई है कि बिजनौर में समस्याएँ अलग हैं, लखनऊ की समस्याएँ हैं, मैनपुरी में रहा हूँ, वहाँ पे समस्याएँ अलग हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो जो मुझे इन सब जगहों पे ले जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि यूपी में ले जाए, पर हर एक राज्य की अलग-अलग क्षेत्रों में अलग समस्याएँ होती हैं, वैसे-वैसे उस जगह जाऊँगा, तो मैं उसको चेंज करूँ या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करूँ, ताकि एक तरह से मतलब जब एंड में जाके मैं अपने घर में बैठूँ शांति से, तो मैं एक मतलब एक संतुष्टि रहे कि हाँ यार, मैंने एटलीस्ट 2 लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। या मुझे अच्छा लग रहा है कि यार एक जो सरकार ने मुझे शक्ति दी है ये काम करेगी, मैं उससे बहुत अच्छी तरीके से रियल लाइफ में अवतरित कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें सोचकर ही मैंने इस जॉब को चुना। और हाँ, क्योंकि हर जगह किया है तो अब हर जगह जाकर काम भी करना है। उनका जो मतलब जो उनका जो अ, व्हाट आई ओwe टू देम आई हैव टू गिव इट बैक टू देम। अब मेरा ये भी पर्पज़ है कि गिव बैक टू सोसाइटी व्हाटएवर आई कैन इन माय लाइफ राइट, और full to feel satisfied with what I'm doing. I think gives me both of them. right. So we can start from this question कि what made you to took humanities in your plus 11th में 12th में and then you went to St. Stephen's. Why not computer science? Why not physics? मैथ्स तो आपका था, वैसे मैथ्स लिया था आपने। बहुत सिंपल इसका एक तो मेरे घर में कभी पैरेंटल प्रेशर नहीं रहा है फॉर व्हिच आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि ये सब्जेक्ट ही पढ़ना है, इसी फील्ड में जाना है। मेरे पास पूरी फ्रीडम थी। तो इवन माय फादर वाज़ वेरी हैप्पी कि मैं मैथ्स भी ना लूँ। वो चाहते थे कि मैं हिंदी ले लूँ। ऑप्शन मैथ्स और हिंदी में था। इवेंचुअली आई हैड टू कन्विंस हिम कि भाई मुझे मैथ्स पढ़ने दो, मुझे अच्छा लगता है। वो चाहते थे कि कोई स्ट्रेस ना हो, मेंटल स्ट्रेस ना हो बिकॉज़ ही हैड आल्सो सफर्ड फ्रॉम मैथ्स, ही डिडन्ट लाइक मैथ्स, सो ही नेवर वांटेड मी टू टेक मैथ्स। दूसरा रीज़न ये था कि मेरे दिमाग में एक सोच आ गई थी क्लास 10 से ही कि जाना है तो सिविल्स में ही जाना है। तो ज़बरदस्ती क्या है कोई और चीज़ पढ़ने की जब हमको अंततः पढ़ना ही है। तो तो इसीलिए मैंने अपना सब्जेक्ट क्लास 10th में 11th में ह्यूमैनिटीज़ ले लिया। वो तो मुझे ज्योग्राफी नहीं मिला क्लास 11th में बिकॉज़ इट बीइंग ऑफर्ड देयर और वो एक 20 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, वहाँ पे ऑफर हो रहा था, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी उसकी जगह मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया। अब इकोनॉमिक्स से फ़ायदा ये हुआ कि मेरा स्नातक भी इकोनॉमिक्स में ही हो गया फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज। तो अब कहते हैं ना जो चीज़ लाइफ में होती है किसी अच्छे कारण की वजह से होती है। अब इकोनॉमिक्स लेना था, स्टीफेंस आना था, ऐसे लोगों से मिलना था जहाँ पे सिविल्स का माहौल था और उसकी हिस्ट्री भी रही है सिविल्स जैसी। तो कहते हैं जो अच्छा होता है, भगवान अच्छे के लिए करता है, तो यही वो स्टोरी थी कि एक नदी में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज़ जुड़ती चली गई और कारवां बनता चला गया, लोग मिलते गए, तो यही है। राइट। ये जो टॉप 12 आपकी 12th रैंक है, टॉप 12 में अगर हम लें तो टॉप 12 में 4 या 5 रैंकर्स हैं जो कि सेंट स्टीफन से ही हैं। ये बात आपको पता थी? तो ये चीज़ मुझे पता है पर इतने सारे आ जाएँगे ये मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट ये किसी को कोई नहीं गेस कर सकता था। आई थिंक टिल मी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 10, रैंक 12 एंड देन देयर आर रैंक 27, रैंक आई थिंक 30 और रैंक 47, रैंक राइट, 91 सो बहुत सारे हो गए हैं एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग अ सेकंड कमिंग फॉर सेंट स्टीफेंस बिकॉज़ 1980s 70s में इट यूज्ड टू प्रोड्यूस सो मेनी ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जी, अ, तो उसके बाद एक लल सा आ गया व्हेन आवर कॉलेज वाज़ ऐसा नहीं था कि हमारे कॉलेज से कोई आईएएस आईएफएस नहीं बन रहा था। अ, हर साल मेरे कॉलेज से कोई ना कोई एक स्टूडेंट हो रहा था बट दिस ईयर हैज़ बीन अ फ्रूटफुल ईयर फॉर आवर कॉलेज। जब हमारे कॉलेज से एटलीस्ट 10, 12 आई थिंक 16, 17 पीपल हैव क्लियर्ड एंड गॉट देयर नेम ऑन द लिस्ट। अब सबको अलग-अलग सर्विस मिल रही है बट एटलीस्ट टू गेट अब मैं आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जो मेरा क्लास था इकोनॉमिक्स का जो ग्रेजुएट हुआ 2018 से उसमें अराउंड 54 स्टूडेंट्स थे। आउट ऑफ देम 4 हैव फाउंड नेम इन द लिस्ट। तो ये भी एक बड़ी वाओ! अच्छा स्ट्राइक रेट है एक क्लास का। ग्रेट। सो मतलब आपके जो रैंक और अब मेरा रैंक 1 देन देयर इज जो रैंक 1, 2, 3 एंड रैंक 10 आई थिंक। आर यू गाइस फ्रेंड्स? आ फ्रेंड्स का मुझे पता नहीं बिकॉज़ आई एम नॉट बीन इन टच विद देम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ अच्छा, टाइम। ओके, But I know second ranker very well. She was my college senior, and we worked together in our society, EcoSoc. Ankita, I knew her very well. I didn't know the 10th ranker. Uh, 27th ranker is a junior of mine, so he might have come when I left college.
और when I was in third year, so I was never part of that group जो मैं interact कर रहा था अपने junior से. Rank 91 was in my class, अच्छा, I think Pragya. Then there is rank 276 who was in my class. He was a class representative. It's kind of a monitor that we have in our school. And then I am very good friends with rank 480, Rohit Singh. So okay. 4 people from our class have been elected, and I was in talking terms with almost all of them for a very long period of time. It's very happy that the strike rate of our class in itself, the economics batch of 18, was very. वाह! अच्छा तो यश क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि लोग जगह को बनाते हैं या फिर जगह लोगों को बनाती है? व्हिच स्टेटमेंट वुड यू एग्री विद? आई थिंक दोनों सम हद कुछ हद तक मतलब सही स्टेटमेंट्स हैं. जैसे जगह बनाती है लोगों के लिए, हम कह सकते हैं कि यार स्टीफेंस का एटमॉस्फेयर है. Stephens में as an institution has been so inspiring to a lot of young people who come there with aspirations कि हम सिविल्स में जाएंगे, क्योंकि Stephens as an institution की legacy बहुत बड़ी है for being a civil servant, producing very or number of civil servants in the country who are still serving as joint secretaries, or some even cabinet secretaries. So many of cabinet secretaries like Ajit Seth have been from college. Foreign secretary was also studied in our college. So अब कहते हैं कि वो institution inspire करता है, but when it comes to institution में people make the institution, वो भी सही है, क्योंकि आप inspire तो हो गए, मेहनत तो आपको ही करनी है. तो जब राइट, तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपके institution का नाम नहीं होगा. So people are coming here with the intention that they will work hard. Every one of them who have from Stephens who have got their names on the final list, whether it is rank 1, 2, 10, 12, 91, 27, 47, 30, 276, 480, they've worked very hard for it. राइट, One of the two reasons they might not have got the service they want, but at the end of the day, we can't say they haven't worked hard. और उन्होंने इतना काम किया है कि सबकी कलेक्टिव सक्सेस का रिस्पॉन्सिबल है कि एवरीवन इज टेकिंग द नेम्स ऑफ स्टीफेंस. या स्टीफेंस में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा अच्छा कर रहे हैं. तो दोनों दोनों चीजें हैं. इंस्टीट्यूशन स्टिल एज एन इंस्टीट्यूशन हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, एंड यहाँ पे आके अगर आपको उस लेगेसी को कंटिन्यू करना है, देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड. एंड स्टीफन एज एन इंस्टीट्यूशन हैज बीन एबल टू अट्रैक्ट सच गुड एंड हार्ड वर्किंग पीपल टू इट्स कोर. एग्जैक्टली. तो मैं ये वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड. दैट्स अ वेरी पॉपुलर सेइंग. सो एग्जैक्टली. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम आते हैं. सिंस यू हैव बीन वेरी हम्बल, काइंड, स्टूडियस और बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव था आपको दुनिया को लेके. सो यू सेड दैट कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था. व्हाट व्हाट डिड यू डू? क्या किया आपने? एंड you couldn't qualify for prelims. Was that a setback or was that a reality check? It was a setback, I would say, and a reality check at the same time. अब मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, मेरे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो मुझे लगा कि विल बी अ कप ऑफ टी फॉर मी. And there I overestimated myself, and there I underestimated UPSC. And UPSC, has this way of humbling even the grandest of people, let alone me who come from a very humble. ठीक है. तो मेरा तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किए. And the only thing that I worked, which helped me clear my prelims in the next attempt, कि मैंने फोकस किया टेस्ट सीरीज पे. आई वेंट बैक टू द बेसिक्स, और मैंने ये ग्रैंड नोशंस अपने दिमाग से रिमूव कर दिए कि यार मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आता हूँ, यूपीएससी मेरे लिए रेड कारपेट निकाल के रखेगा कि आओ आओ आओ, वी वांट यू इन द सर्विस. नहीं, you'll have to work your way hard through it. You'll have to work hard, and you'll have to focus on test series very much. और उसके बाद तो वही ड्रिल लगती है कि अपने सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो. पर जो चीज ने मेरा प्रीलिम्स किया है, it is only the test series. Test series. You have to do. I did around 80 to 90 test series, and I did them very honestly. मैं उसके solutions read करता था, So and you have क्या to be क्या very true इम्पोर्टेंस था with them. उस मतलब चाहे आपने गलत. उस टेस्ट सीरीज का चर्न क्या था? what were you doing extra in that test series? Were you focusing on elimination? Were you focusing on questions which you cannot attempt? क्या था उसकी स्ट्रेटजी? देखिए, ऐसा होता है कि हाँ, किसी को भी आज के प्रीलिम्स में अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ प्रीलिम्स में 40 से 50% ज्यादा नहीं आते हैं. जी. 50 आना भी बहुत बड़ी बात है. तो अब आपको तो वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको कितने करने हैं. तो इतने सारे टेस्ट करता था ना, मैं उनके रॉन्ग सॉल्यूशंस भी रीड करता था और राइट उनके सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशंस भी रीड करता था.
तो उससे क्या होता था कि आप कोई कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे तो आपका वो क्वेश्चन निकल जाता है। और जब इतने आप 80 टेस्ट, सेकंड चीज ये है कि जब आप 80 टेस्ट कर रहे हो तो उसमें आप जो एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज कर रहे हो, एंड दोज एलिमिनेशन टेक्निक्स आपके दिमाग में आ रही है, यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू एलिमिनेट, व्हेन टू एलिमिनेट एंड वेयर टू एलिमिनेट। और इससे क्या होगा कि आपको आसान हो जाएगा और क्वेश्चंस करने में। और साथ ही साथ ये थर्ड पॉइंट है, जब आप मोर एंड मोर टेस्ट लगाओगे आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज अ स्वीट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड अटेम्प्ट। जब मैंने टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट किया तो मैं 80-85 करता था, एंड स्लोली आई रियलाइज कि यार मेरी स्वीट रेंज है अबव 90। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में 82 क्वेश्चन किए थे, सेकंड अटेम्प्ट में आई डिड 93 क्वेश्चन, थर्ड अटेम्प्ट आई डिड 97 क्वेश्चन। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा स्कोर वाज 83, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा स्कोर वाज 121, दिस थर्ड अटेम्प्ट by doing 97 questions I've ended up with a score of 119 when the cutoff was 87. So वही है कि आपको अपने बारे में कुछ चीजें पता चलती हैं by doing more and more tests. नॉलेज तो बहुत होती है क्योंकि आप वही किताबें पढ़ चुके हो 5 बार, छठी बार पढ़ोगे तो कोई अंडरस्टैंडिंग ग्रेट नहीं होगी, कोई नई चीज मिलेगी तो एक तो ही मिलेगी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जा रही है बाय रीडिंग योर बुक्स एवरी सक्सेसिव टाइम। बट अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको वही चीज नए पर्सपेक्टिव में मिलेगी, उसका एप्लीकेशन का अंडरस्टैंडिंग होगा कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, और फिर वो आपको हेल्प करेगा आपके एक्चुअल प्रिलिम्स। राइट, ये चीज़ बहुत ही आपकी अप्रिशिएबल है। 20 फर्स्ट अटेम्प्ट पे यू गॉट 85 वाज योर स्कोर प्रीलिम्स में, राइट? एंड 83 एंड यू टुक, वो कहते हैं ना कि एक स्टेप बैक लेके फिर वो जंप करना, लाइक यू वर प्रिपेयरिंग कि आप सेकंड अटेम्प्ट में एक ही बार इट्स लाइक 121। सो वी टोटली अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो रिलेट कर सकते हैं कि भाई क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी कि आपने 121 एंड उसके नेक्स्ट टाइम जब आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, आईएएस क्लियर कर लिया है, उसमें 119, सो यू मेड दैट कंसिस्टेंसी। सो वही है कि एक बार मेहनत करनी है प्री में। जी, after you've done your 80 to 90 test of prelims, you'll get knack of it, and eventually what will happen कि last time जब results आया था September 24th को, I did not have enough time, I hadn't prepared, I was again overconfident कि मेरा selection हो जाएगा, and I hadn't prepared anything for prelims। और फिर 16 दिन में मुझे इस फॉर्म में आना था with the hangover at top of my head कि मेरा selection नहीं हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैंने 4-5 टेस्ट लगाए, आई वेंट बैक टू द जोन ऑफ डूइंग 80 टेस्ट। तो वो 80 टेस्ट ने ना कि केवल मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में भी हेल्प किया, इट हेल्प्ड मी गेटिंग इनटू फॉर्म ऑफ डूइंग प्रीलिम्स इन द थर्ड अटेम्प्ट। तो टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, और उससे आपका नैक ऑफ डेवलपिंग टेस्ट होगा। तो जैसा भी प्रीलिम्स आए, हाउसोएवर अनप्रिडिक्टेबल इट इज, यू विल बी एबल टू मास्टर इट इनफ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको इतना पता चल जाएगा। राइट। आपने क्या कोई स्पेसिफिक एरिया चुन लिया था कि, या फिर इट्स लाइक यू वर ऑन द जनरलिस्ट अप्रोच, सब कुछ करूंगा? आई वॉज इन जर्नलिस्ट अप्रोच, और ये तक था कि जर्नलिस्ट अप्रोच से क्या होता है कि आप क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो। फिर तो इस साल भी जब मैंने 97 क्वेश्चन कर लिया, आई हैड अराउंड 10-15 मिनट्स लेफ्ट, तो मैं तो ये सोच रहा था कि 3 क्वेश्चन भी कर ही देता हूँ। क्या क्या लॉजिक बनता है 3 क्वेश्चन नहीं करने का। सो ये सब चीजें होती हैं, बट अगेन कोई मतलब स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई बहुत अलग फोकस्ड स्ट्रैटेजी नहीं थी। स्ट्रैटेजी वाज ओनली फोकस्ड ऑन वन थिंग कि डू एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, गेट एज मच ऑफ नॉलेज फ्रॉम दीज टेस्ट एज पॉसिबल। जो नहीं पता था तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि अगर वो कभी एग्जाम में आ जाता है रिग्रेट नॉट रीडिंग द, ये सब। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के हैं, हमने जब बताया उनको कि दैट यू आर कमिंग, सो वो सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के हैं, एंड दीज आर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फॉर। सो द अनदर क्वेश्चन दैट हैज कम ऑन द मेंस एरिया कि हमने सुना कि आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग थी, आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट सेकंड अटेम्प्ट में कहाँ पे कमी रह गई थी दैट यू हैव अचीव्ड इन दिस अटेम्प्ट? आई थिंक अगर मुझे सिंपल से पॉइंट आउट करना पड़े, मेरी एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई थी इन माय सेकंड अटेम्प्ट वाज द फैक्ट दैट आई डिड नॉट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। और आपको तब रियलाइज होगा जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो कि यूपीएससी इज द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन वेयर नॉलेज आपने कितनी गेन कर ली है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप टेस्ट नहीं लिख रहे हो। तो वही आई यहाँ रोट यहाँ पे अगेन जो आप कह रहे यहाँ हैं, नॉलेज है, ये एक्शन है। इट्स लाइक यू हैव टू डू एक्शन, राइट? एक्शन करना पड़ेगा आपको, सिर्फ नॉलेज रहने से कोई मतलब नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीएचडी स्कॉलर हो, डज नॉट इवन मैटर।
आप कुछ भी हो, आप उस सब्जेक्ट में मास्टर हो, डजेंट मैटर इफ यू आर नॉट राइटिंग आंसर्स। एक साल वो सब्जेक्ट पढ़ के वो लड़का आईएएस बन जाएगा। यू वोंट इवन फाइंड योर नेम इन द लिस्ट अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं करी है। दैट टू दैट एक्सटेंट आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में यही रेक्टिफाई किया। फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट में तो ये रेक्टिफाई किया कि मैंने प्रीलिम्स की आंसर सीरीज कर ली, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कर ली। In the third attempt, I focused more on writing answers, and would have written around 26 to 30 tests. उसमें भी मेरा मेन फोकस ऑप्शनल पे था, क्योंकि जनरल स्टडीज में एक सीलिंग होती है, आप उसके बियॉन्ड नहीं नंबर स्कोर कर सकते, बहुत मुश्किल है 110 के बियॉन्ड जाना। जी इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड यू आर नॉट वेरी श्योर कि आप करोगे भी कि नहीं करोगे। लेकिन जी इन केस ऑफ योर ऑप्शनल, देयर इज अ वेरी हाई स्कोर दैट यू माइट इवन स्कोर 170 175 इन योर वन पेपर। ओके, राइट सो मैंने फोकस किया अपने ऑप्शनल पे, और दोनों पे ही, अगर मैं चाहे जनरल स्टडीज पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं एसे पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं एथिक्स पढ़ रहा हूँ, माय फोकस वाज ऑन आंसर राइटिंग। मैं एथिक्स पे टेस्ट सीरीज नहीं लिख पाया इतनी, बट मैंने कोशिश किया कि जो भी सब्जेक्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ, आई एम वेरी फोकस्ड अबाउट राइटिंग आंसर्स वेरी वेल, और मुझे और किसी चीज फोकस नहीं करना है, बिकॉज ये आंसर राइटिंग एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये आंसर राइटिंग आप कैसे मैनेज करते थे डेली? प्रीलिम्स क्लियर हो गया और फिर जैसे ये अभी दौर चल रहा है, सो दिस इज द फेज वेयर प्रीलिम्स इज ओवर एंड 16th ऑफ सितंबर को यू हैव मेंस। सो कंसिडर यू इन दिस फेज, हाउ विल यू डिवाइड दिस टाइम फॉर आंसर राइटिंग? मेरे तो ऐसा था कि मैं, मेरे स्टडी स्लॉट्स थे, दे वर वेरी लॉन्ग। ओके, 3-4 घंटे के स्टडी स्लॉट्स होते थे, तो किसी दिन का एक जो स्टडी स्लॉट था वो आता था राइटिंग आंसर्स, एंड मैं डेली आंसर राइटिंग नहीं करता था, मेरे को उसमें मजा नहीं आता था। ओके अब मेरे को केवल तीन के मैं टेस्ट सीरीज कोई आप ले लो, और आप 3 घंटे बंद हो जाओ कमरे में, नोबडी इज अलाउड टू कम इन, यू आर नॉट अलाउड टू गो विद इन दैट 3 आवर्स, यू हैव टू कंप्लीट एज मच पेपर एज पॉसिबल। अब उसका ये मतलब ही नहीं है कि हमने आधे घंटे लिखा, हम 5 ले लें, और क्यूमुलेटिव 3 घंटे आ जाए कि हमने इतना क्वेश्चन लिखा है। इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर 20 क्वेश्चन विद इन 30 मिनट्स, विद इन 3 आवर्स, देन डोंट डू दैट। आपको बिल्कुल एग्जाम वाली सिचुएशन को सिमुलेट करना है। इट माइट बी अ वेरी टफ टफ थिंग टू डू इन योर रूम सिटिंग अलोन, जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल टीचर नहीं है, कोई कोई फोर्स नहीं है। बट इट्स लाइक यू दिस, आपको इसकी इंपॉर्टेंस केवल रियल एग्जाम में ही समझ में आएगी, क्योंकि राइट तभी आप ट्रेन हो जाओगे, एंड वंस यू गेट ट्रेन्ड तो आपके लिए वही आसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे जीएस में आंसर राइटिंग वाज द सोल रीजन कि मेरे लास्ट ईयर मेंस में स्कोर था वाज अराउंड 758, my score last time in mains. This time it has increased from 758 to 863 863 solely because of writing answers. अब 105 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है, अगर आपका इतना इंप्रूवमेंट है तो श्योरली यू विल गेट आईएएस और आईपीएस, जो भी आपकी सर्विस का प्रेफरेंस हो, आईएफएस, सब आपको मिल जाएगा उतनी अच्छी रैंक पे। राइट राइट ग्रेट। ये ऑफ कोर्स ये 105 मार्क्स का जंप, आई थिंक ये प्रैक्टिस ही थी जो आप लैग कर रहे थे सेकंड अटेम्प्ट में, अदरवाइज यू कुड हैव मेड इन सेकंड अटेम्प्ट डेफिनेटली, विदाउट डाउट। राइट, वी हैव गॉट अ नेक्स्ट क्वेश्चन कि um, ये जो आपके ऑप्शनल, आई थिंक आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है एंड यू आर ज्योग्राफी टॉपर ऑफ दिस ईयर, राइट? यस यस, जी, सो हाँ, आई सो स्कोर्ड अराउंड 306। जी जी, सो इट्स बियॉन्ड एवरेज। ये तो 300 के ऊपर तो मतलब इज लाइक तोड़ दिया आपने पूरा, जबरदस्त था। 300 इज लाइक अमेजिंग। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर ज्योग्राफी? बिकॉज एवरीबडी विल लुक अप टू यू कि यार ये ज्योग्राफी टॉपर हैं, लेट अस लुक अप टू हिम। अब बहुत छोटे में बताऊं तो, मतलब ब्रीफ में बताऊं तो, स्ट्रैटेजी वाज अगेन बेस्ड अराउंड आंसर राइटिंग। ओके पेपर 1 कॉन्सेप्चुअल होता है, आप कॉन्सेप्ट समझिए। पेपर 2 इज वेरी एप्लीकेबल, तो दुनिया भर में जो आप पढ़ रहे हो, जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 3 में, आप न्यूज़पेपर में, सबको अप्लाई करो। पेपर 2 इज वेरी जनरल, सो उसको आप कैसे जॉग्राफिकल बनाओगे, बाय नॉट राइटिंग नेम्स ऑफ पेपर व्हाट यू हैव रेड इन पेपर 1, बट बाय ड्राइंग डायग्राम्स इन रीजनल पर्सपेक्टिव, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, केस स्टडीज और राइट प्रॉपर डिटेल्ड डायग्राम्स। तो उससे आपका पेपर 2 अच्छा बनेगा। पेपर 1 में क्या है, सिलेबस में जितने, पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, करना है कि जितने भी आपके टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में, वेदर इट इज द पॉपुलर वंस लाइक प्लेट टेक्टोनिक्स, उनको तो करना ही करना है, उनको हर कोई करना है। लेकिन सम अनपॉपुलर टॉपिक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी, जैसे आइसोस्टेसी हो गया, डेनुडेशन क्रोनोलॉजी हो गया, चैनल मॉर्फोलॉजी, ये भी आपको इतने करने हैं कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क 10 मार्कर कंपलसरी में आता है तो आप उसे करो। यही हुआ, आई डिड ऑल द पार्ट्स
और एक पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म्स होते हैं जो लोग छोड़ देते हैं, उनको लगता है पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसी पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म में लैंडफॉर्म नहीं पूछा, लेकिन यूपीएससी ने इस बार प्रोसेस पूछ लिया, कौन सा पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म में प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओके। मैंने उस पेरिग्लेशियल लैंडफॉर्म के प्रोसेस का भी जिक्र किया कि ओके। मतलब जैसे अब जैसे इस साल क्वेश्चन ही पहला था कि व्हाट इज अल्टीप्रेनेशन। मुझे लगता है कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 8 को ये नहीं आता होगा, बट आई वाज अमंगस्ट दैट, लकीली आई वाज अमंगस्ट द 2 स्टूडेंट्स जिसने मैंने 3 डायग्राम भी बनाए। आई न्यू इनफ कि मैं 10 मार्क का लिख लेता, 15 मार्क का मुझे नहीं आता था उसके क्वेश्चन। ओके। आप इतना करो कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो, इससे एक गुड इंप्रेशन भी जाता है एग्जामिनर पे। और बाकी वही है कि एक टॉपिक है, वेदर इट इज जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफिकल थॉट मॉडल, इन पे एक एक कॉपी बना लो, सारे कंसोलिडेट कर लो नोट्स। मेरे जैसे सबके नोट्स थे, मेरे जियोमॉर्फ थे, ओशिनोग्राफी के थे, क्लाइमेटोलॉजी के थे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के थे, सेटलमेंट ज्योग्राफी के थे। और मुझे और कहीं नहीं पढ़ना था, मुझे किसी किताब में नहीं पढ़ना था। अब जैसे मुझे नोट्स बना रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि किसी चीज की कमी है, तो मैं जो जो क्लासिक बुक्स थी, जैसे माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, या किसी और ज्योग्राफर की किसी ने बुक लिखी हो ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो मैं उसके बाद पेज ही उसके फाड़ के अपने नोट्स पे चिपका लेता। सो अच्छा। इवेंचुअली आफ्टर सो मेनी ऑफ इटरेशंस आप बार बार वैल्यू एडिशन भी कर रहे हो अपने नोट्स में। सो इवेंचुअली मेरे पास एक कॉपी हो गई थी जियोमॉर्फोलॉजी, आई थिंक 2 कॉपियां थी जियोमॉर्फोलॉजी की, 2 कॉपी थी क्लाइमेटोलॉजी की, 2 कॉपी थी ओशनोग्राफी की। एंड लाइक दिस आई हैड मेड नोट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। तो मुझे अगर एग्जाम भी देना था तो मैं और कहीं पढ़ता नहीं था। जब आपके नोट्स कंसोलिडेट हो जाएंगे तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मैं अपने नोट से सब कुछ कवर कर सकता हूँ, और वो आपको हेल्प भी करेंगे, आपका मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये बेसिक मेरी स्ट्रैटेजी थी। और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसको आप यूट्यूब पे देख लो, पर मैं ये कहूंगा कि जनरल स्टडीज के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा हो सकता है, लेकिन राइट। ऑप्शनल के लिए कोचिंग की जरूरत बहुत होती है मेरे राइट। हिसाब से। ऑप्शनल क्योंकि थोड़ा सा स्पेसिफिक में आप जा रहे हो, यू आर स्टडिंग समथिंग इन मच मोर डिटेल, एंड ओनली that is only possible when you do coaching from somewhere, take guidance from somewhere। जब आप उनसे क्वेश्चन पूछो वो आपका आंसर कर। तो उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग पे भी बहुत फोकस किया, और मेरे सर थे प्रिंस मिश्रा सर, जिनसे मैं क्वेश्चन पूछता था वो मुझको आंसर बताते थे। ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी इन द वेरी बिगिनिंग आफ्टर आई अटेंडेड अराउंड 2-3 टेस्ट कि तुम सही आंसर लिख रहे हो, लिखते रहो राइट। लिखते रहो, फोकस मोर ऑन आंसर राइटिंग। एंड जिस तरीके से लिख रहे हो उस तरीके से लिखो, बस वो कहीं पे अगर इम्प्रूवमेंट बता देते तो मैं इम्प्रूवमेंट भी करता था। तो वही है कि धीरे धीरे 3 महीने में आप इतना इम्प्रूवमेंट कर लोगे दैट यू कैन स्कोर 300 प्लस। मेरी पढ़ाई उतनी ही हुई है 3 महीने की, उसके पहले जो 9 महीने थे ना, फ्रॉम जनवरी टिल सर, मैंने अपना ऑप्शन छुआ भी नहीं था। तो वो 3 महीने की पढ़ाई अगर आप सीरियस कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो विदाउट एनी एंजॉयमेंट, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, यू विल डू इनफ दैट यू विल डू वंडर्स। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। दो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, 2 से 3 है, बोनस क्वेश्चंस हैं, विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। जस्ट वांटेड टू आस्क हियर कि मेंटर्स, क्योंकि आपने, मैंने देखा था, एक जिक्र किया था आपने कि शुरुआत के फर्स्ट फर्स्ट प्रीलिम्स में मेंटर्स नहीं थे आपके लाइफ में। सो आई थिंक एक रीजन था दैट यू कुडंट क्वालिफाई, आपको पता ही नहीं था कि यार टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी कि नहीं करनी, राइट? सो मेंटर्स का क्या रोल है लाइफ में, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लाइफ में? मेंटर्स भी अच्छे होने चाहिए हु आर जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट योर सक्सेस। अब मेरे पास कोई था नहीं, मैं ऐसी फैमिली से आता नहीं हूँ कि मेरे घर में ब्यूरोक्रेट्स हो, या मेरे फादर्स के फ्रेंड बहुत ज्यादा जो हो ब्यूरोक्रेट्स हो। So it was always difficult to find some people who can seriously and genuinely be concerned about my welfare, and at the same time they're available there when I want to ask them questions। अब मुझे किसी ने बताया नहीं कि प्री में टेस्ट सीरीज करके इतनी इंपॉर्टेंस है, तब मुझे उस टाइम पे पता भी नहीं था कि कौन कौन से वीडियोस देखने हैं टॉपर्स के, या टॉपर्स टॉक क्या होती है। सो आई वाज कंप्लीटली न्यूबी टू दिस सिस्टम। इवेंचुअली वंस आई गॉट द शॉक ऑफ फर्स्ट टाइम, मैंने सारे देख लिए, मेरी मदर ने मेरी हेल्प करी, वो भी देख लेती थी, तो इवेंचुअली कुछ मतलब उनको पॉइंट मिलता था किसी टॉपर, तो मुझको मेरे साथ जरूर शेयर करती थी। तो इवेंचुअली आप खुद के मेंटर बन जाते हो। इवेंचुअली जब यूपीएससी आपको झटका देते हैं ना, तो आप खुद के ही मेंटर बन जाते हो। तो इवेंचुअली आई एंडेड अप बिकमिंग माय ओन मेंटर, और मैंने बताया कि कैसे क्या करना है। माय मदर हेल्प मी। मेंस में भी जब झटका मिला सेकंड अटेम्प्ट में, तो मैंने समझा कि यार हम मेंस की भी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। तो ये सब चीजें जब धीरे समझ में आने लगी, तो वही है कि थर्ड अटेम्प्ट वाज ए करेक्शन ऑफ माय मिस्टेक्स ऑफ माय फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, व्हिच आई टॉट माय सेल्फ एज बीइंग अ मेंटर ऑफ माय सेल्फ विद मदर विद हेल्पिंग मी। और वही है कि इवेंट भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है, और लेकिन राइट। मेंटर अगर है तो आपकी ये जर्नी आसान हो जाएगी।
और थोड़ी सी मजेदार भी हो जाएगी और थोड़ा हो जाएगी खत्म। अब हम लोग अगर थर्ड अटेम्प्ट तक गए, जरूरी नहीं कि दुनिया का हर यूथ थर्ड अटेम्प्ट तक जाए। तो मैं जी चाहूंगा कि एवरीवन शुड गेट देयर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और फर्स्ट अटेम्प्ट होने वालों के पीछे मुझे लगता है कि मेंटर होता है कोई ना कोई, हु इज जी जेन्युइनली कंसर्न फॉर देम, और वो उनको हेल्प करता रहता है हर रास्ते पे। छोटे छोटे मतलब जहाँ वो मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं वहां वहां पे हेल्प करता रहता राइट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यशार्थ जो 2015 में थे, 2015 कह रहा हूँ मैं, 2018 में आपने गैप लिया था, 18-19 में गैप लिया था और फिर आपने अटेम्प्ट दिया था। तो यशार्थ जब आप पहला अटेम्प्ट दे रहे थे तब और आज का जो यशार्थ है, क्या डिफरेंस है उन दोनों में? है। आई थिंक अगर मुझे डिफरेंस को बोलना होगा तो मैं कई पॉइंट पे बोलता हूँ। जैसे तब का मैं थोड़ा सा आई वाज आउट ऑफ टच विद रियलिटीज ऑन लाइफ। आज मुझे रियलिटीज का इंपॉर्टेंस है। तब तक मैंने स्ट्रगल नहीं किया था अपनी लाइफ में किसी चीज के लिए, नीदर जी फॉर द कॉलेज फॉर द सब्जेक्ट्स आई वांट टू स्टडी। आज मैं स्ट्रगल से उठा हूं तो मुझे पता है कि स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तब मुझे हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। मैं हर किसी को बताता फिरता हूँ कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी आर द कोर करेंसीज ऑफ सक्सेस। उसके बिना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। और मैं लगता है कि तब मैं इतना हम्बल भी नहीं था जितना मैं आज हूँ टुवर्ड्स थिंग्स व्हिच राइट मैटर मोर। आज राइट यूपीएससी ने मुझे बहुत हम्बल कर दिया है। आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग एंड गेटिंग इट आफ्टर सो मच ट्रबल। राइट सो बी हम्बल एंड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट कम योर वे। और तब मैं एक चीज में बिलीव नहीं करता था कि कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नाउ आई एम ए स्ट्रिक्ट बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वेरी हैप्पी अब लगता है कि लास्ट ईयर अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अगर हो जाता तो मैं किसी सर्विस में होता और उसमें पढ़ाई कैसे करता नहीं करता, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं दो चीजों पे इक्वली इंपॉर्टेंस फोकस कर दूं। आई एम समबडी हु कैन फोकस ऑन वन थिंग एंड देन गिव माई लाइफ टू इट। तो वही हुआ कि घर में बैठ गया मैं नहीं होने की वजह से। अब वो 13 नंबर जो नहीं आए थे उसकी वजह से मैं घर में बैठा रहा एंड इवेंचुअली मैंने पढ़ाई करी। और मैं इम्पोर्टेंस समझा पढ़ाई की, इम्पोर्टेंस समझा ऑफ 3 मंथ्स। एक एक मिनट की इम्पोर्टेंस होती है, एक एक दिन की इम्पोर्टेंस होती है। ये भी एक बहुत अच्छी लर्निंग रही है कंपेयर टू राइट 19 एंड 2021 के यशार्थ में। आई थिंक दीज थिंग्स हैव शेप्ड मी एज अ पर्सन एंड आई थिंक आई विल कैरी दिस lessons till the end of my life, and if I get the chance to apply them somewhere on ground या किसी काम में hard work and consistency becomes a core concerns of success, I think I will force them, will apply them, because इनके बिना लाइफ में या कोई भी हो, सर्विस भी हो कोई भी, कुछ नहीं हो सकता है। I think these are some of the core principles of people's life which should be applied to every scenario wherever human find themselves. एग्जैक्टली। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। वन लास्ट क्वेश्चन एंड ये थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन हो सकता है। सो बेसिकली अगर इस बार 2021 में अनफॉर्चुनेटली अगर आपका क्लियर नहीं हो पाता, क्या आप अगला अटेम्प्ट देते? हाँ, मैं अगला अटेम्प्ट पक्का देता। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था पूरा कि तुम सिक्स अटेम्प्ट तक जाओ, बिकॉज आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो मेरा से 6 अटेम्प्ट मिलते मुझे, तो मैं तो छठे अटेम्प्ट तक जाने को तैयार था। कोई दिक्कत नहीं थी। बट हाँ, इस साल मैंने ब्रेक लेना था एक। आई वुड हैव टेकन अ ब्रेक दिस ईयर एंड वेंट फॉर सम हॉलीडे हियर एंड देयर। और मैं घर में बैठ के थोड़ा सा अपने जो एरिया मुझे लगता है कि इसकी वजह से नहीं हुआ है आफ्टर आई गॉट माई मार्क्स, मैं उस पे फोकस करता। बट मेरे तो सारे अटेम्प्ट थे, फोर्थ भी देता मैं, फिफ्थ भी देता मैं, सिक्स भी देता। बट इस साल का मेरा ब्रेक था। माय फादर टोल्ड मी यू कैन टेक ब्रेक दिस ईयर। और वही है कि आफ्टर ब्रेक यू कैन कम rejuvenated, refreshed and re-energized and give your another attempt with full energy. पर वही है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द तैयारी आपको फ्रेंड्स आपको एंड ऑल द तैयारी हुमैनिटीज इन करते द वक्त वर्ल्ड व्हिच हैव वर्कड इन। तैयारी करते वक्त ये नहीं लगा कि यार प्लान बी भी कुछ होना चाहिए, कुछ कर लेते हैं, मतलब 2 अटेम्प्ट नहीं हुए, 3 साल बर्बाद हो गए मेरे, मतलब ऐसा नहीं लगा? देखिए, प्लान भी देखिए उनके दिमाग में यूजुअली आता है जिनके पेरेंट्स आर वेरी फोर्सफुल कि यार तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना है। माय पेरेंट्स वर सो सपोर्टिव ड्यूरिंग द जर्नी कि उन्होंने कभी सोचा भी, उन्होंने कहा भी नहीं, उन्होंने ये बोला भी राइट नहीं कि तुम प्लान लेके चलो। तो मेरे दिमाग में कभी प्लान भी गया ही नहीं। तो मतलब ये, लेकिन मैं मेरे से कोई अगर पूछे, मैं ऐसे कह देता हूँ यार ये पर्सनल ओपिनियन देखो तुम्हारा। राइट इफ यू वांट अ प्लान बी यू कैन गो ऑन विद अ प्लान बी, पर ये प्लान बी एक तरह से था ही, मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स स्टीफन से किया था। आई वुड हैव डन समथिंग इन द ओके, गॉन समवेयर, कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड वुड हैव वर्कड फॉर सम रिसर्च फर्म हियर एंड देयर,
या कहीं पे जॉब ले लेना था, लेकिन कभी ये दिमाग में आया नहीं। देखिए प्लान बी जिसको लेना होता है, प्लान बी केवल उसी के दिमाग में आता है, ये बात है। अब मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं। अब इवन आफ्टर नॉट गेटिंग देयर इन द सेकंड अटेम्प्ट, थोड़ा सा शौक लगा था कि यार नाम ही लिस्ट में आ जाता तो कुछ हो जाता, एटलीस्ट देयर वुड हैव बीन अ प्लान बी, एज दैट जॉब वुड वर्क एज अ प्लान बी। पर मेरे दिमाग में कभी आया नहीं, क्योंकि मतलब कभी मेरे को किसी ने बोला नहीं। उन्होंने बोला प्लान बी तब सोचना जब तुम्हारा 6 अटेम्प्ट हो, अभी तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं प्लान बी। ग्रेट, वेल थैंक यू सो मच। ये मज़ा आया आज की कॉन्वर्सेशन से। पूरे कॉन्वर्सेशन का निचोड़ यही था एक्चुअली कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क आप करते रहिए, और माँ बाप का अगर सपोर्ट हो तो 6 अटेम्प्ट क्या, बंदा दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर सकता है, और ये आपने प्रूव करके दिखाया है। वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस डे। और मैं तो यही कहूंगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कि आप आओ। लाइफ ऑन द अदर जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। और इसको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह रखो। डोंट ओवर कॉन्फिडेंट, बी वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। और जो हार्ड वर्क होता है इट इवेंचुअली पे ऑफ वन डे और द अदर। इट मे टेक सम टाइम, हो सकता है आपका 4th अटेम्प्ट में हो, 5th अटेम्प्ट में हो, बट इवेंचुअली अगर आपने ऑनेस्टली एंड अर्नेस्टली हार्ड वर्क किया है, eventually it will come to a good conclusion someday or the other. That day may be a little far off, not today, not tomorrow, but the day will come when you will enjoy the fruits of your hard work, definitely. ग्रेट, मज़ा आया आपसे बात करके। यश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वंस अगेन थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि आप लाइफ में और भी आगे बढ़ें और आगे करें, और इंडिया आपका इंतज़ार कर रहा है, इंडिया के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। Thank you very much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.